Hello, dear students. Once again, I am Ajay Chauhan. Wish you a very beautiful, cheerful, and hopeful morning. Today, we again start the class 12th mathematics and chapter 4 determinants. And today's topic is evaluate the value of determinant by using properties, not by expanding, by using properties. And another topic is application of determinant in the geometry, in the field of geometry. So now be concentrate and let's start. Okay, my dear students, mathematics class 12th chapter 4 determinant part I think 6 और मे बी यू डिसाइडेड. ओके, आप देख लीजिएगा एक बार उस पार्ट को. ठीक, जैसा मैंने आपको बताया था कि आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एवोल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़, मीन्स विदाउट एक्सपेंडिंग बाय रो और कॉलम्स. ऐसा लिखा हुआ आता है क्वेश्चन के अंदर, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता है, तो आपको एक्सपेंड करके नहीं करना होता है, आपको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना होता है. जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाई हैं अच्छी तरह से, उन्हें आप अच्छी तरह रिवाइज़ कीजिएगा. आप जानते हैं जैसे कि अगर मान लो 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाती हैं तो 0 हो जाता है. किसी एक रो के सारे एलिमेंट या एक रो के कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट 0 हो जाता है. उन्हीं सभी प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करके क्वेश्चंस करेंगे. तो कैसे करते हैं इनका यूज़, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ, आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा. समझ करो, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट डिटरमिनेंट से इसे 0 बताना है. विदाउट एक्सपेंडिंग कहा गया है. अब हमने एक्सपेंड नहीं करना है हमको, तो हमें यूज़ करना है प्रॉपर्टीज़ का. तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये सोचा, सबसे पहले हमने इसके लिए सोचा कि हमने क्या किया, इसमें हमने कर दिया इसमें मल्टीप्लाइंग ए बी सी का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, इन किसमें, R1 में भी और R2 में भी और R3 में भी रेस्पेक्टिवली. ठीक, R1 में भी, R2 में भी और R3 में भी. तो देखिए, तो यहाँ पर जब हमने ये कंडीशन जब मैंने अप्लाई की, ये कंडीशन अप्लाई की, तो जो डिटरमिनेंट क्या हो गया उसे आप देखिएगा. R1 में मैंने A का किया मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका, अगर R1 में A का किया तो होगा A B स्क्वायर C स्क्वायर. R1 में कर रहा हूँ ABC, R1 में कर रहा हूँ A का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा AB प्लस AC. इतना कॉमन सेंस तो आप लगा सकते हैं. R2 में मैंने B का किया, ये R2 है, यहाँ मैंने B का किया मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा B C स्क्वायर A स्क्वायर, और यहाँ B का किया है मैंने तो यहाँ पर फिर ABC हो जाएगा, ABC हो जाएगा फिर से. यहाँ मैंने B का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, BC प्लस AB, ये मैंने R2 में किया था. R3 में मैंने C का मल्टीप्लाई किया, ये R3 है, यहाँ मैंने C का किया है, लिख दिया साफ साफ मैंने, R3 में C का किया है, तो ये हो गया C A स्क्वायर B स्क्वायर ABC, और यहाँ पर आपका C का किया मल्टीप्लाई हो गया AC प्लस BC. अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, यदि मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मुझे वो ABC यहाँ पर कॉमन भी निकालना पड़ेगा. इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत. मैंने पहले बता दिया आपको, मैंने यहाँ पर आपको कॉमन भी निकालना पड़ेगा. मल्टीप्लाई किया है तो भाई कोई वाली बात, अगर मल्टीप्लाई किया तो कॉमन निकालना पड़ेगा. तो ये स्टेप आपकी पहली स्टेप हो गई. अब आप अगर दूसरी स्टेप की तरफ चलें तो आपको दिख रहा है, हम यहाँ दे सकते हैं कि देखिए, हमको दिख रहा है कि हम इस कॉलम में से और इस कॉलम में से ABC कॉमन निकाल सकते हैं. देखिए, निकाल सकते हैं, है हमारा, निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं, इस कॉलम से और इस कॉलम से दोनों से ABC कॉमन निकाल सकते हैं साहब, निकाल सकते हैं. वही हमने करने की कोशिश की, तो 1/ABC तो चल रहा था, वो चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं है इससे हमें. अब ABC इस कॉलम में से कॉमन आया, ABC इस कॉलम में से कॉमन आया, यानी ABC का होल स्क्वायर कॉमन आ गया. यानी कि यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ पर टेकिंग ABC कॉमन बाय C1 एंड C2 और C2 में से निकाला. ये मैंने अप्लाई किया है. ठीक, अब ये अप्लाई किया तो ये कॉमन तो मैंने निकाल ली, चलो पहले बाहर.
अब इसमें से अगर ए बी सी कॉमन बाहर चला गया तो ए तो पूरा चला गया, ओनली बी सी बचा। आपको दिख रहा है यहाँ बी सी बचा ओनली। यहाँ क्या बचा, यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या बचा, यहाँ आपका सी ए बचा। यहाँ क्या बचा, यहाँ आपका ए बी बचा, ठीक। और ये पूरा आई बी सी बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। देखिए मैं बता रहा हूँ किस तरह से करते हैं, दिख रहा था मुझे कॉमन इसलिए मैंने कॉमन निकाल लिया। इसी तरह से करते हैं, कोई परफेक्ट गाइडलाइन नहीं है, लेकिन अपना ब्रेन का यूज़ करते रहते हैं कि हाँ हमें किसी तरह इसको ज़ीरो करना है। कोई प्रॉपर्टी आ जाए, कोई रो दो सेम हो जाए या एक रो ज़ीरो हो जाए, कुछ काम ऐसा हो जाए। ये बी सी प्लस ए बी, यहाँ ए सी प्लस बी सी, इतना काम मैंने कर दिया, इतना काम यहाँ तक हमारा पहुँच गया। अब मैंने ये देखा अगर मैं यहाँ 1 1 है, अगर दो रो आइडेंटिकल हो जाए, यहाँ 1 1 है, यदि मैं इस कॉलम और इस कॉलम को जोड़ दूँ और एक नया कॉलम C3 रिप्रेजेंट कर दूँ और उससे कॉमन निकाल लूँ तो सेकंड रो भी 1 1 बन जाएगी। देखिए यदि मैं इस कॉलम और इस कॉलम को जोड़ दूँ और ये पूरा ये वाला कॉलम C3 बाहर निकाल लूँ तो यहाँ 1 1 डेवलप हो जाएगा ना। वही मैंने सोचा है, इसी तरह सोचते भी इसी तरह से हैं, इससे मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, यहाँ मैंने जो किया वो आपको ये किया कि C1 को C3 को मैंने किया, C3 अप्लाई किया, मैंने C3 को अप्लाई किया, C1 प्लस C3 ये अप्लाई किया मैंने। C3 को मैंने बदला, तो बस C3 को बदलने के लिए मैंने या तो BC लिया, BC, यहाँ CA है, यहाँ AB है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अब C3 क्या है, C1 प्लस C3, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं। देखिए इस कॉलम को और इस कॉलम को जोड़ रहा हूँ मेरे हाथों की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, आपको दिख रहा है, यहाँ आ गया AB प्लस BC प्लस AC। यहाँ भी वो आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। AC लिखो, CA लिखो, बातें की है, AB प्लस BC प्लस AC। मैंने ये भी दिखा दिया कि करते कैसे हैं। और एक ABC से ABC कैंसिल हो गया, यहाँ से उसके से, तो ABC यहाँ बचा बाहर, उसको हम लिख रहे नहीं, उससे हमें परेशानी नहीं है। ABC यहाँ बाहर बचा हमारे पास, उससे हमें दिक्कत नहीं है, ABC बचा रहने दीजिए। ये हो गया हमारा यहाँ तक सवाल। अब हमारा फाइनलाइज देख लीजिए, हमने क्या किया, इस टेकिंग कॉमन, टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA, टेकिंग कॉमन बाय क्या, कॉलम कौन सा है, C3 बाय C3, C3 कॉमन निकाल लिया, इसमें C3 से कॉमन, तो नेचुरली हमारे पास बात आ गई। कॉमन निकालने के बाद क्या आ गया, ABC लिखा था, लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन निकाल लिया AB प्लस BC प्लस AC, और जो डिटरमिनेंट बचा आपका ये तो इसमें कोई चेंज आया ही नहीं, BC CA AB 1 1 1 और यहाँ भी 1 1 1 हो गया, प्रॉपर्टी यूज़ हो गई। इफ़ 2 rows and 2 columns are identical then the value of determinant will be 0. So by using property C1 C2 and C3 are same, C3 are same, hence this will become 0। ये 0 क्यों हो गया, इसकी वैल्यू 0, ये रीज़न लिख दिया, ये आपको मैंने 0 प्रूव कर दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको मैंने काफ़ी टाइम दे के समझाया कि क्योंकि पहला क्वेश्चन था, आपको समझ में आया कि किस तरह से कॉमन निकाल लेते हैं, किस तरह से क्या कर लेते हैं, कि प्रॉपर्टी कैसे यूज़ हो जाती है। अब आप इसको डायरेक्टली समझिए, इफ़ ABC आर इन ABC AP में दिए हुए हैं, ये कंडीशन ध्यान रखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ABC AP में है, इसका यूज़ कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, हम बाद में इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने इस डिटरमिनेंट पर, देखिए इस पर मैंने ऑपरेशन यूज़ कर दिया, R2 को मैंने जो किया वो कर दिया 2R2, यानी R2 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर R2 मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 बाहर लेना पड़ेगा, 1/2 मैंने बाहर ले लिया, ओनली R2 चेंज हुई है, R1 से कोई दिक्कत नहीं है, R2 चेंज हुई है ओनली। तो ये 2y प्लस 4, ये 5y प्लस 7, 8y प्लस a, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ क्या हो गया 6y प्लस 10, यहाँ क्या हो गया 12y प्लस 16, यहाँ पर क्या हो गया 18y प्लस b, और R3 में कोई चेंज हुआ नहीं है तो वो 4y प्लस 6, 7y प्लस 9,
10y प्लस सी। पहले तो मैंने ये काम कर लिया, इतना वर्क मैंने कर लिया। अब मुझे दिख रहा है, देखिए देखते कैसे हैं, यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 4 और 2 6y हो रहे हैं और ये 6 10 हो रहा है और ये 6y प्लस 10 लिखा हुआ है। यानी कि मैं ईजिली यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ, जिससे मैं यहाँ पर इन दो टर्म पर 0 0 यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, यहाँ 0 0 आएगा। यानी मैंने यूज़ कर दिया आपका R2 जो लिया मैंने उसको कर दिया R2 माइनस R1 प्लस R3 कर दिया। ये मैंने प्रॉपर्टी यूज़ कर दिया। 1/2 चल रहा था, 1/2 से प्रॉब्लम नहीं थी, 1/2 चलने दो, ये मुझे 0 बनाना था, उसको करा मैंने काम मैंने R2 पे किया, R1 सेम रहेगा, R1 सेम रहा 2y प्लस 4, 5y प्लस 7, 8y प्लस ए। R2 पे मैंने काम किया है तो R2 देखो यहाँ पर आपका ये 0 हो जाएगा, आपको दिख रहा है, यहाँ भी आपका 0 दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आपका बचा 2b माइनस ए प्लस सी बचा यहाँ पर। और चूँकि नीचे की टर्म सेम है तो नीचे की टर्म सेम रहेगी, वो लिखी हुई है आपकी 4y प्लस 6, 7y प्लस 9 और 10y प्लस सी यहाँ पर। अब आप ये देखिए कि ए बी सी ए पी में दिए हुए थे साहब, क्यों दिए थे ए बी सी ए पी में? अगर ए बी सी ए पी में है, आर इन ए पी में है, तो मैं लिख सकता हूँ, ये बात आप जानते हैं कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी में लिख सकता हूँ। जानते हैं ना आप, अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस सी, बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होता है, तो इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इसका मैंने यूज़ यहाँ कर लिया, तो इसका जब मैंने यहाँ पर यूज़ किया तो यहाँ पर जो बचा वो तो लिखा रहा था 2y प्लस 4, 5y प्लस 7, 8y प्लस ए, यहाँ 0 2b, ये भी माइनस 2b, ये देखिएगा यहाँ पर इस जगह पर ये माइनस 2b हो जाएगा, माइनस 2b, यहाँ माइनस 2b, 2b माइनस 2b, ये भी 0, ये भी 0, ये 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 4y प्लस 6 नहीं सॉरी 0 0 0, यहाँ पर ये 4y प्लस 6 नहीं है, ये है 2y, ये 2y 7y प्लस 9 और यहाँ पर लिखा है आपका 10y प्लस सी लिखा रहने दीजिए। तो क्या हुआ, बाय प्रॉपर्टी यूज हो गई। मैंने बताया था कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट्स का यदि कोई भी रो या डायगोनल 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ये प्रॉपर्टी है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू जो आ गई वो 0 आ गई बाय प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आप लिख देना, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, आप यूज़ कर देना थोड़ा सा प्रॉपर्टी का, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी प्रॉपर्टी आप जो मैं बोल रहा हूँ ना। बिकॉज द ऑल एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो R2 R0 लिख देना आप यहाँ पर प्लीज़, ठीक। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। एक एग्जांपल फिर मैं समझा रहा हूँ आपको मैं अलग अलग टाइप के एग्जांपल इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको सारी प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन खुद करना आ जाए, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक इस तरह का क्वेश्चन है अलग तरह का, इफ़ डेल्टा 1 इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट्स है, डेल्टा 2 इक्वल टू एक और डिटर्मिनेंट है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं दिख रहा है हमें, मतलब ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो या तो हम इसको लेकर चलें तो ये आ जाए, या इसको लेकर चलें ये आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं टेकिंग डेल्टा 2, हमने लिया टेकिंग डेल्टा 2 लिया, डेल्टा 2 हमने उठा लिया यहाँ से, लिखा है 1 YZ X 1 ZX Y 1 XY Z। अब मैंने क्या किया, इस पर मैंने ऑपरेशन जो यूज़ किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग C1 C2 C3 बाय X Y Z रेस्पेक्टिवली लगा देना साथ में, रेस्पेक्टिवली Z है ये Z, रेस्पेक्टिवली लगा देना साथ में। तो ये ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे। अब जब ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे, जब हम C1 C2 C3 में हम रेस्पेक्टिवली X Y Z का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब C1 में X का, C2 में Y का और C3 में Z का, तो हम क्या करेंगे 1/ABC पहले कॉमन X Y Z पहले कॉमन निकाल लेते हैं। X Y Z हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, C1 में हमने किया मल्टीप्लाई, ये हो गया X, जो हो गया X Y Z, यहाँ पर बचा आपका X स्क्वायर, यहाँ हो गया Y, यहाँ X Y Z, यहाँ हो गया आपका Y स्क्वायर, यहाँ हो गया आपका Z, यहाँ हो गया आपका X Y Z, यहाँ हो गया आपका
यहाँ क्या क्या हो गया आपका z का स्क्वायर, z स्क्वायर। इतना बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हम आगे चले। अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इस रो 2 में से R2 में से एक्स वाई जेड कॉमन निकल रहा है। देखिए निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, निकल रहा है। तो बस वही कर दिया हमने यहाँ पर, क्या की दिया, टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन बाय R2 में से कॉमन निकाल लिया। तो एक एक्स वाई जेड पहले से था, एक एक्स वाई जेड फिर से आ गया बाहर। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर दिख रहा है आपको क्या बचा, एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए आपकी बात समझ में आती जा रही होगी सब कुछ। अब मैं इसको आगे ले जाऊँ तो यहाँ देखिए मुझे क्या लाना है, मुझे ये लाना है, ये। तो मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले ये कर दिया मैंने R2 और बाय ऑब्लाइज R3 कर दिया। मैंने इन दोनों रो को एक्सचेंज कर दिया। तो नेचुरल माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन बाहर आ गया। ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर आ गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पर आपका क्या आ गया, यहाँ पे क्या चीज़ बची आपकी, यहाँ बची आपकी 1 1 1, तो 1 1 1। लेकिन अभी भी डेल्टा 1 नहीं आया है। डेल्टा 1 के लिए फिर मैंने एक और ऑपरेशन यूज़ कर दिया। यहाँ पर क्या किया मैंने, अब मैंने क्या किया, अब मैंने किसको एक्सचेंज कर दिया, मैंने किसको, R1 और R3 को एक्सचेंज कर दिया, R1 और R3 को। तो R1 और R3 को मैंने एक्सचेंज कर दिया, R3 को कर दिया मैंने। ध्यान रखना किस तरह से कर रहा हूँ मैं, एक साइन माइनस का पहले से था, एक और माइनस का साइन बाहर पहले से आ गया। ये आपका इक्वल टू में क्या बचा, ये आपका आ गया, ये R3 ऊपर चला गया, ये 1 1 1, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर है। यहाँ पे क्या बचा, एक्स वाई जेड। देख लीजिए ये डेल्टा 2 के इक्वल है, देख लीजिए इक्वल टू डेल्टा 2, ये डेल्टा 2 के इक्वल, डेल्टा 1 के इक्वल है, सॉरी डेल्टा 1 के इक्वल है। डेल्टा 2 लेके चले थे हम, ये डेल्टा 1 के इक्वल है। हैंस हम लिख देंगे, हैंस डेल्टा 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ 1 इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ 2। ये आपका सिंपल तरीका मैंने बता दिया आपको प्रूव करने का। तो मैंने आपको 3 टाइप के कुछ एग्जाम्पल समझाए, डिफरेंट एग्जाम्पल समझाए। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आपको, चाहे आप 100 करें चाहे आप 200 करें, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बात है जितने भी करें, लेकिन सभी में होना यही है, बिल्कुल यही करना है आपको अपना ब्रेन कंसंट्रेट करना है और प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोचना है कि कहीं 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल तो नहीं हो रहे, या कहीं पर एक रो या एक कॉलम या किसी रो कॉलम के एलिमेंट 0 तो नहीं हो रहे। ये सब चीज़ें आपको सोचनी है। और जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं रो का, एक रो को दूसरी रो से, तो माइनस का साइन बाहर आता है, प्रॉपर्टी थी तो ये प्रॉपर्टी है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लेकर आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। और यदि कहीं भी आपको कहीं प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब मैं आपको ले जाता हूँ, इसका यूज़ एप्लीकेशन ज्योमेट्री में होता है। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, उसको आप समझ लीजिए, बहुत सरल है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका क्या एप्लीकेशन होते हैं, इसका क्या यूज़ होता है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। सपोज़ करो आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल यहाँ पर मैंने बना दिया, ट्रायंगल वर्टाइसेस दिए हुए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपको दिख रहे हैं। ओके, अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है इस ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि एरिया नेगेटिव कभी नहीं होता, इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गिवन बाय 1 y2 लेना, x1 x2 x3 लेना, y1 y2 y3 लेना, जो वर्टाइसेस होंगे 1 1 1 अपने मन से यहाँ लगाना और इस फार्मूले को अप्लाई कर देना, तो आपका एरिया निकल आएगा। अगर नेगेटिव आए तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेना, इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू लेती है। मॉडुलस में माइनस का अगर 3 लिखा है तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 3 हो जाती है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेना। ये फार्मूला आप यूज़ कर देना, बड़े ईजीली आप इसका एरिया निकाल लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी वर्टाइसेस दिए हों उनकी जो वैल्यू दी हों, उन वैल्यूज़ को आप यहाँ पर इस तरह डिटरमिनेंट पुट करना, उन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना, यहाँ 1 1 1 आएगा। और जिस तरह से आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं बाय एक्सपेंडिंग रो या बाय एक्सपेंडिंग कॉलम, उसको सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। यदि नेगेटिव आती है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिएगा, तो एरिया जो आएगा आपका ट्रायंगल का एरिया निकलाएगा। ये स्क्वायर यूनिट में डिपेंड करेंगे, लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है तो स्क्वायर यूनिट लगा देंगे बस। ठीक, एक बात और बता दूं मैं आपको, आप 10th में पढ़ के आए हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि
कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूव करने के लिए हम क्या करते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 अगर हो जाए, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए तो पॉइंट कोलिनियर होते थे। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत सरल कंसेप्ट है, वही हम यहाँ कर रहे हैं। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, लेट x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 b 3 पॉइंट, मान लो कोई 3 पॉइंट्स हैं, देन ABC कोलिनियर कब कहलाएंगे? बाय एम्प्लाइज लगाए जब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 0 हो जाएगा। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक ही लाइन में होते हैं। एक ही लाइन में पॉइंट्स अगर हैं तो इससे क्या ट्रायंगल बन पाएगा? क्या इससे ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे आप? नहीं फॉर्म कर पाएंगे। इसका मतलब सीधी बात है, अगर एरिया 0 हो गया तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। और अगर एक लाइन में नहीं है, कहीं भी एक और पॉइंट अलग है, एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया, तो ट्रायंगल पॉसिबल है, फिर एरिया 0 होगा। तो मतलब यदि अगर एरिया 0 नहीं आता है तो पॉइंट्स जो हैं वो नॉन कोलिनियर हैं, और एरिया 0 है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ है, x1 y1 x2 y3 क्या है? जो पॉइंट्स आपको दिए हैं उनकी वैल्यू यहाँ रखनी है, y1 y2 y3 की वैल्यू यहाँ रखनी है, वही काम करना है, डिटरमिनेंट का यूज़ करना है, बाय एक्सपेंडिंग रो या एक्सपेंडिंग कॉलम से वैल्यू निकालनी है। यदि 0 आ जाता है तो पॉइंट कोलिनियर कहलाएंगे, नहीं आता है तो नॉन कोलिनियर। एक चीज़ सिखा दूँ मैं आपको, इसके साथ में लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। मान लो कोई पॉइंट दिया है ए, यहाँ पर एक दिया है, ए पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ एक पॉइंट बी दिया हुआ है, सपोज करो यहाँ पर बी दिया हुआ है, ये लाइन है, कोई पी पॉइंट अगर मान लो इस पर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? मान लो पी पॉइंट उस पर लाई करता है, तो वही बात बता रहा हूँ यहाँ पर आपको मैं। लेट द 2 पॉइंट्स ए x1 y1 b x2 y2, ये ए b x2 y2, लेट p x y be any point, p x y be any point, p x y be any point on the line joining AB, on the line joining AB, then the point p a and b are collinear, पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, आपको पता है क्योंकि उस पर लाई कर रहा है, वो तीनों एक ही लाइन में है। दस द इक्वेशन इज गिवन बाय 1/2, तो वहाँ जाके 0 हो जाएगा। x y, ये एक्स वाई क्या है? ये एक्स वाई पी के कोऑर्डिनेट हैं, पी के कोऑर्डिनेट है, जो पी के कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हो वो रखना है यहाँ पर। और x1 y1 आप वर्टाइसेस के हैं, x2 y2 वर्टाइसेस के हैं, और 1 1 आप यहाँ लेना और इक्वल टू 0 रखना, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। उससे इक्वेशन से कोई किसी कांस्टेंट की वैल्यू भी दी होगी तो उस कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो ये यूज़ होता है डिटरमिनेंट्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं समझता हूँ मैंने आपको आज काफ़ी ढंग से समझाया है, आपकी अच्छी तरह समझ में आया होगा। प्लीज़ बी कंसंट्रेट एंड टेक सीरियसली द क्लास, एंड एट लास्ट आई एम ट्राइंग टू से यू दैट प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।